हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमारी आज की क्लास भी न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड रहेगी। ये न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेंगे, इसके साथ साथ इस टॉपिक को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो आई होप सब ने ये सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करे होंगे और सोल्व भी कर लिए होंगे। अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो आज की क्लास ध्यान से देखना, हम वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो मैंने नोट्स दिए थे हैंड रिटन नोट्स उसमें, और मैं सिर्फ उसमें से वो वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो टॉपिक्स हमने कवर किए, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो जो टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जो आपके बोर्ड के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि चार्ज क्यू है, उसको हम पी क्यू आर एस से होते हुए यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते से। और ये डिस्टेंस कितना है, ए ए। तो जब वो P से लेके S तक पहुंचेगा तो इस रास्ते से उसको लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा ये निकालना है। और पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो है E नॉट आई कैप, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो कैसे निकालोगे वर्क डन? तीन तरीके हो सकते हैं बच्चों। एक तो पहले P से Q तक जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ा। अब वर्क डन का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स, यही वर्क डन होता है। फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो क्यू ई डी एक्स, ये वर्क डन का फॉर्मूला बना। अब हमें क्या करना है, पी से क्यू तक जाने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, ओके, वो निकालेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, ये डॉट डीएक्स होता है, एफ डॉट डीएक्स। तो जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कोस की टर्म और आ जाएगी। थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, अपनी ही डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब चार्ज पे फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रही है, और पी से क्यू तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा ये है, ओके। तो ऐसे पहले P से Q के लिए निकाला, फिर Q से R के लिए निकाला, R से S के लिए निकाला वर्क डन, और फिर ऐड कर दिया। एक तरीका तो ये है जो कि सबसे लंबा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, वर्क डन जो होता है ना, इज पाथ इंडिपेंडेंट, हमेशा ये याद रखना। वर्क डन डिपेंड नहीं करता कि कौन सा रास्ता हमने चूज किया, ठीक है। चार्ज को यहां से होते हुए यहां लेके जा रहे हैं, या फिर हम सीधा लेके जा रहे हैं, या फिर हम चार्ज को ऐसे लाके फिर ऐसे लेके जा रहे हैं, वर्क डन को कोई मतलब नहीं है, वर्क डन हर केस में सेम रहेगा, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसे भी लेके जा सकते हैं, चार्ज को पहले यहां से यहां लेके गए, ये कितना बनेगा, E,0, ठीक, यहां तक लाए, फिर यहां से उधर ले गए। इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं तो वर्क डन टोटल क्या बनेगा, वर्क डन फ्रॉम 0 टू ए प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू एस, ठीक है। 0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से ए पॉइंट तक आए, फिर ए पॉइंट से एस तक चले गए। ऐसे करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो cos थीटा वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, मतलब 0 तो नहीं, इसको हमें कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, अब हमारी मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, उसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक। फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या आएगा, फोर्स डॉट डीएक्स, एफ कितना है, क्यू ई डीएक्स, यहां से लेके यहां तक गए, कितना डिस्टेंस चले हम, ए डिस्टेंस चले, तो ये तो वर्क डन हो गया ये वाला। अब ये कैसे निकालोगे, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में
और मोमेंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 होगा तो कोस 90 क्या होता है? 0। और कोस 90 0, यानी कि ये पूरी टर्म 0, यानी कि वर्क डन 0। तो यानी कि ये वाला वर्क डन हमारा क्या आने वाला है? 0। तो नेट डब्ल्यू क्या बन जाएगा? क्यू ई ए प्लस 0, यानी कि क्यू ई ए, ये हमारा नेट वर्क डन बनेगा पी से एस तक जाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम डायरेक्ट पहुंचा दें इसको। डायरेक्ट पहुंचाओगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, dx। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा? ये हमारा a है, ये हमारा a है, तो ये क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो a√2 है ना। और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो जब पुट करोगे तो W क्या आएगा? क्यू ई a√2 कोस 45 डिग्री। जब हम डायरेक्ट P से S लेके जा रहे हैं, कोस 45 क्या होता है? 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन क्या आया? क्यू ई ए, जो कि हमने यहाँ निकाला था। यहाँ से निकाल लो चाहे पी क्यू आर एस होते हुए, तब भी हमारा वर्क डन क्या आएगा? क्यू ई ए, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पाथ से हम वहां तक पहुंच रहे हैं, हमें बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। ठीक, सिंपल था। हमें मतलब ज्यादा आसान ये पड़ता है बच्चों, जब हम मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में कर रहे हो, जब जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा वर्क डन क्या आएगा? सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उससे अगर 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं तब वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वेरिएबल के एक्स स्क्वायर आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी होता रहेगा एक्स की वैल्यू के साथ। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस। अब हमें वर्क डन निकालना है जब हम किसी चार्ज को 0 0 से a, b पे लेके जा रहे हैं। a, b मान लो कि यहाँ पे है कहीं। ठीक, तो हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो वही हम डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? पहले चार्ज को यहाँ लेके आए a, 0 पे, और फिर यहाँ से यहाँ लेके गए। ठीक है, a, b, तो ये डिस्टेंस हमारा a, ये डिस्टेंस हमारा b। ठीक, दो टुकड़ों में तोड़ दिया हमने कि पहले चार्ज को यहाँ लेके गए a, 0 पे, फिर यहाँ से हम वहां ले गए a, b। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी? इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो स्टार्टिंग वाली जो मूवमेंट हमारी वो तो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है बच्चों, और फिर सेकंड मूवमेंट हमारी फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही है 90 डिग्री पे। तो इस वाली के लिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। बताया था आपको, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? एफ डी एक्स कोस थीटा, और जैसे ही थीटा 90 कोस 90 0, तो पूरा वर्क डन 0। तो इस वाले पार्ट के लिए तो हमारा वर्क डन 0, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन किस के लिए आया? इस पॉइंट के लिए। तो वर्क डन क्या बना बच्चों? डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, और फोर्स क्या बनेगी? क्यू इंटू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगाएगी। क्यू ई डी एक्स, ई क्या बनेगा बच्चों? हमें क्या दिया हुआ है? के एक्स स्क्वायर। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे होने की वजह से आई कैप डॉट आई कैप हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। क्यू के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा बना वर्क डन। और प्लस 0, क्योंकि
सेकेंड पार्ट के लिए तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि cos थीटा हमारा क्या हो रहा है, 0, तो वो 0 लिख दिया हमने। अब नेट वर्क डन क्या आएगा बच्चों, क्यू के एक्स स्क्वायर डी एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है विद एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से क्या होगा, फोर्स चेंज होगी लगातार, तो हम डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ताकि हर स्टेप के साथ में फोर्स में कितना चेंज आ रहा है और कितना वर्क डन बन रहा है, उन सभी वर्क डन को हम जोड़ के नेट वर्क डन निकाल सकें। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे केसेस में। अब x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x हमारा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, a पॉइंट तक, तो 0 से लेके a डिस्टेंस तक हमारा x वेरी कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, वर्क डन, क्या बनेगा, q k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का, 0 से लेके a डिस्टेंस तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके a डिस्टेंस तक, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करी तो a क्यूब, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 का क्यूब, ये क्या बना, क्यू के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आ गया बच्चों वर्क डन, क्या है, क्यू के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इतना वर्क डन करना पड़ेगा जब हम चार्ज को ओरिजिन से a, b पे लेके जाएंगे, ठीक, सिंपल था, हमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इंटू डी एक्स। अब एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स कोस थीटा, तो जब हमें ओरिजिन से a, b तक जाना था तो हमने हमारे पाथ को 2 टुकड़ों में तोड़ा, एक जो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक जब हम फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले का तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, और जब हम फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हमने निकाल लिया, तो हमारा नेट वर्क डन क्या बनेगा, निकाल लो, मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है और पेरीमीटर पे या सर्कमफ्रेंस पे हमने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब क्यू नॉट को हम मूव करवा रहे हैं 3 रास्तों से, ठीक, तो जब हम पहले चार्ज क्यू नॉट को हम यहाँ से यहाँ लेके आए पाथ 1 पे, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मान लेते W1 वर्क डन करना पड़ेगा, सेकेंड पाथ पे यहाँ तक पहुँचने में इसको W2 वर्क डन कर रहा है, यहाँ से W3 वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हमें बताना है कि कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, रिलेशन बताना है हमें, कैसे बताओगे, वर्क डन क्या होता है बच्चों, Q इंटू डेल्टा वी, पढ़ा है आप लोगों ने। अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाते हैं तब हमें W वर्क डन करना पड़ता है उसको डेल्टा वी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाने में, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच में ये रिलेशन होता है W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। अब हम हमारे Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे हैं, ठीक, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, यहाँ का V2, ये V मान लेते हैं, ये V1, ये V2 और ये V3, ठीक, जब पाथ 1 पे लेके जा रहे हैं तो हमारा डेल्टा V क्या बनेगा, V1 माइनस V, पाथ 2 पे डेल्टा V क्या बनेगा, V2 माइनस V, और पाथ 3 पे डेल्टा V क्या बनेगा, V3 माइनस V, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो वर्क डन क्या बनेगा, W1 क्या बनेगा, Q नॉट डेल्टा V, है ना, ऐसे इसके लिए W2 क्या बन जाएगा, Q नॉट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है वो चाहिए, कितना पोटेंशियल बनेगा। अब पोटेंशियल बना कौन रहा है, ये सेंटर वाला क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या बनता है बच्चों, के क्यू बाय आर, हमने पढ़ा। अब ये पॉइंट बताओ कितना दूर है, जितनी इसकी रेडियस है, मान लेते हैं आर रेडियस है, तो ये आर डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाय आर। ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, ये भी तो आर रेडियस दूर है, क्योंकि सर्कल पे रखा हुआ है ना हमने, आर रेडियस दूर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाय आर। सेम फॉर यहाँ का V2 भी हमारा क्या बनेगा, के क्यू बाय आर। सारे पॉइंट क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 V2 V3 और V सारे हमारे किसके बराबर है, के क्यू बाय आर के बराबर। यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है, सेम है सरकमफ्रेंस पे। तो उस केस में डेल्टा V क्या आएगा, कोई डेल्टा V हमारा क्या बनेगा, जीरो हर केस में, क्योंकि V1 और V दोनों हमारे के क्यू बाय आर के बराबर है, तो V माइनस वी करोगे तो जीरो हो जाएगा, है। तो डेल्टा V हमारा क्या है, जीरो। अगर डेल्टा V जीरो है तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, जीरो। यानी कि चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल है, कोई चेंज नहीं आया पोटेंशियल में, तो वर्क डन हमारा जीरो। अब वर्क डन जीरो होने का मतलब है कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, तो जितना W1 है उतना ही W2 और उतना ही W3 रहेगा हमारा, और ये तीनों हमारे किसके बराबर रहेंगे, जीरो के बराबर। हमें चार्ज को मूव करवाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, तो इतना ही हमारा आंसर है, सी इज करेक्ट। ओके, ट्रिकी था थोड़ा सा, फिर भी कर लिया होगा आप लोगों ने। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी है, ठीक। इस सरफेस का जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है जिसको मतलब सरफेस दिखाया हुआ है, एक्चुअल में ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो हमें ये जो सरफेस है ये एज ए लाइन दिख रहा है। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है, 10 वोल्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा सेम है। और ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये कहाँ पे है, 10,0 पॉइंट पे, यानी कि ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दूर है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, इससे 10 सेंटीमीटर दूर हमारा सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट। हमें क्या बतानी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस रीजन में। अब एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों मैंने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस करवा रहा था, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये बोर्ड, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री पे या तो अंदर जाएगी या फिर बाहर निकलेगी, ठीक है। यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि 30 डिग्री एंगल पे झुके हुए हैं, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, या तो इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन एंगल हमेशा सरफेस के साथ में 90 डिग्री का बनाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से 90 डिग्री पे मैंने ये लाइन निकाली, ओके। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। अब मेरे को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में, वो हम निकाल लें। वैसे मैं बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती है। तो जब इस पॉइंट पे तब पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। इस पॉइंट पे 30 वोल्ट। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 10 20 30। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो आएगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मूव करेगी, हाई टू लो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल फिर और लो पोटेंशियल। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है, ये मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ से कैसे निकालोगे, हम जैसे कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट को लेते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर। अगर आंसर में नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमारे पास पोटेंशियल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन बताया था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, ये रिलेशन था हमारा। अब dv क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, dr क्या है, चेंज इन द डिस्टेंस, कि जब मैं यहां से यहां मूव किया तो मेरे पोटेंशियल में कितना चेंज आया, 10 से 20 हो गया, और मेरा डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, यहां से यहां जाने में हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना है, वो मेरा क्या बन जाएगा, dr, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, यहां से जब मैं यहां गया तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल v2 माइनस v1 20 माइनस 10 इतना चेंज आया पोटेंशियल में, डिवाइडेड बाय dr। dr कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, ये 30 है, तो ये बनेगा बच्चों 60 डिग्री, और ये बन जाएगा मेरा 10 cos 60 डिग्री, है ना। अगर मैं 10 सेंटीमीटर कंपोनेंट्स बनाऊं तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos और परपेंडिकुलर वाला साइन, तो 10 सेंटीमीटर गैप है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, cos वाला कंपोनेंट 10 cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है, 1/2, 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये सेंटीमीटर सीजीएस हमें मीटर में लेके चलना होता है, तो इसको कर दोगे 5/100 मीटर, ठीक। तो डी आर क्या है मेरा 5/100, ओके, सोल्व कर लो, ये क्या बना -10 डिवाइडेड बाय 5, 100 ऊपर चला जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है -200, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन पर कूलम। तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्या बताया कि हम मूव कर रहे थे इस पॉइंट से उस पॉइंट पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव साइन आ गया तो मतलब कि हमें इस डायरेक्शन में ना जाके उस डायरेक्शन में जाना होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल पे हम मूव कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रही है, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल से उस इक्विपोटेंशियल पे जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 200 न्यूटन पर कूलम, सिंपल है, हमें बस ये रिलेशन यूज करना था। ओके, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन सिस्टम्स के लिए। तो इसमें हमारे पास दो सिस्टम दिए हुए हैं, एक में हमारे पास रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज है, और दूसरे में हमारे पास क्यूब है जिसके कॉर्नर्स पे क्यू चार्जेस रखे हुए। तो पहले इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है कि हमें पेयरिंग बनानी है। तो एल डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है, कितने पेयर बना सकते हैं, एक तो ये पेयर बनेगा हमारा जो एल डिस्टेंस दूर है, ये भी एल डिस्टेंस दूर है, तो एक पेयर ये बन सकता है, दो पेयर हो सकते हैं एल डिस्टेंस वाले, और एल डिस्टेंस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, ये के क्यू क्यू बाई एल, और दो पेयर हो सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब ये बी डिस्टेंस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, के क्यू क्यू
डिवाइडेड बाई बी, और ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जो बी डिस्टेंस पे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, 2 पेयर हो सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या इतने पेयर पॉसिबल है? 2 पेयर और बन सकते हैं बच्चों, ये डायगोनल वाले 2 पेयर और बन सकते हैं, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। कितना बनता है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा क्या बनेगा? डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इन 6 पेयर्स के अलावा कोई और पेयर नहीं बनेंगे, तो ये हमारी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है। 2 पेयर वो जो कि एल डिस्टेंस से दूर है, 2 पेयर वो जो बी डिस्टेंस दूर है, और 2 पेयर वो जो डायगोनली बन रहे हैं हमारे, ठीक। तो हर एक पेयर के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख के ऐड कर दी, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ऐसे क्यूब वाले की निकालते हैं। क्यूब वाले में देखो, जो चार्जेस ए डिस्टेंस दूर है, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? एक ये पेयर, 2 3 4, 4 यहाँ पे, 4 ऊपर बन सकते हैं, 8 पेयर, 1 2 3 और एक वो पीछे वाला 4, 4 ऐसे भी बन सकते हैं ना, ये वाले पेयर बनाए तो टोटल 12 पेयर बन सकते हैं ऐसे वाले। तो 12 पेयर्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय गैप कितना है इन पेयर्स में? ए डिस्टेंस का, तो के क्यू क्यू बाय ए, और ऐसे 12 पेयर्स है तो 12 के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो था जो कि ए डिस्टेंस दूर है। अब इसके बाद में ये डायगोनली अगर देखो, जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज ऐसे डायगोनली अटैच्ड है, और दोनों के बीच में गैप कितना बनेगा बच्चों? ए अंडर रूट 2 है ना, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 2। तो ए अंडर रूट 2 वाले ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? एक ये, एक इसमें ये बने जाएगा, ठीक है, 2 पेयर हो गए। क्यूब में 6 साइड होती है, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, एक फेस पे हमारे 2 पेयर बन रहे हैं डायगोनली, तो 6 फेसेस पे कितने पेयर बन जाएंगे? 12, ठीक है। तो अगेन 12 पेयर बनेंगे, और हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? के क्यू क्यू बाय ए अंडर रूट 2, ठीक है, यहां तक। अब क्या सारे पेयर हो गए? नहीं हुए अभी। अभी क्या बचा है? अभी बचा है बच्चों ये क्यूब में डायगोनली, ये तो क्यूब के साइड पे हमने डायगोनल पेयर बनाए थे। अब क्यूब में डायगोनली क्या होगा कि ये टॉप वाला चार्ज देखो, और इधर ये बॉटम के इसके बिल्कुल अपोजिट वाला डायगोनली अपोजिट चार्ज देखो, तो इनका एक पेयर बन सकता है, ऐसे इसका भी एक पेयर बन सकता है उसके साथ। तो हर एक कॉर्नर एटम का अपने डायगोनली अपोजिट चार्ज के साथ में पेयर बन सकता है। कितने पेयर बनेंगे? ये पेयर बनाने से पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस कितना बनेगा अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना हो। कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल सकते हैं, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चों। ये बॉटम जो फेस है मेरा, उसमें डायगोनली डिस्टेंस है, ठीक। कितना आएगा ये? ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2, और ये जो साइड है ये मेरे कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, और इसमें एक साइड मेरा ए डिस्टेंस है तो ए स्क्वायर, दूसरी साइड मेरी ए अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर, और दोनों का सम मेरा क्या बनेगा? ये डायगोनल। तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर, और अंडर रूट करते हैं इनका, तो मेरा जो डायगोनली क्यूब डायगोनल है उसका डिस्टेंस कितना आ गया? ए अंडर रूट 3। और ऐसे पेयर कितने बनेंगे वो देखो, ऐसे 4 ही पेयर बन सकते हैं बच्चों। जैसे कि ये वाला जो चार्ज है ये अपने अपोजिट वाले चार्ज के साथ में पेयर बनाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर बनाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर बनाएगा, और ये वाला चार्ज
उस चार्ज के साथ पेयर बना लो, तो सारे चार्ज कवर हो गए ना पेयर में। नीचे वालों का अगर पेयरिंग करोगे तो वो तो पहले ही हो चुकी है, इसके साथ पेयरिंग पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे 4 ही पेयर बन पाएंगे। तो 4 पेयर के लिए मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी क्या बनेगी, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी a√3, क्योंकि हर एक पेयर में जो डायगोनल डिस्टेंस है वो कितना a√3, तो पोटेंशियल एनर्जी k/2 और ऐसे 4 पेयर पॉसिबल है तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरी बन गई नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस चार्ज सिस्टम, ठीक है। हाँ, सिंपल था। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ एन इक्वल चार्ज सिस्टम इन विच ऑल चार्जेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट ए गैप r। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी बोला है बच्चों। एनर्जी क्या होती है, k q q डिवाइडेड बाय r। जैसे कि अगर 2 चार्ज है q और q r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी k/2 r। अब ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब या तो चार्ज हमारा मैक्सिमम हो, ठीक है, या फिर डिस्टेंस हमारा मिनिमम हो, तब ये हमारी मैक्सिमम होगी। अब इन्होंने बोला है कि चार्जेस जितने भी हैं वो इक्वल है। अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस लें, ये जैसे 2 ही चार्ज की बात थी, अगर मेरे पास ये हो 4 चार्ज सिस्टम हो, तो सारे चार्जेस मेरे क्या रहेंगे, क्यू, इक्वल रहेंगे और सारे इक्वी डिस्टेंट है। जैसे कि r डिस्टेंस बोला हुआ है, तो ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हमारे। तो ऐसे केसेस में हमें मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी निकालनी है। तो क्या ये अरेंजमेंट सही है, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हम बढ़ाते जाते हैं बच्चों, तो हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेयरिंग ज्यादा हो पाएगी। अब जैसे इस केस में मेरी कितनी पेयरिंग हो सकती है, 1 2 3 4 और 2 डायगोनल, 6 पेयरिंग हो सकती है। तो 6 की पेयरिंग के लिए मैं हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी बनाऊंगा, तो जितने ज्यादा पेयर पॉसिबल होंगे उतनी ज्यादा मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हमें मैक्सिमम पेयरिंग करनी है, तो हम कितने चार्जेस लें ताकि मैक्सिमम पेयर बना सके, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। कंडीशन क्या है कि मेरे जो चार्जेस है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हर चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है। क्या इसमें सारे चार्ज r डिस्टेंस दूर है, r r r r, ठीक है, ठीक नहीं है। ये हम सिर्फ कॉर्नर एटम्स की बात कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि सारे r डिस्टेंस दूर है, लेकिन सारे चार्जेस r डिस्टेंस दूर नहीं है। ये कितना है, ये r√2 डिस्टेंस दूर है, ऐसे ये भी r√2 डिस्टेंस दूर है। तो ये चार्ज भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना, इनका गैप भी क्या होना चाहिए, r डिस्टेंस का गैप होना चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस भी रखने ताकि ज्यादा पेयरिंग हो पाए, और हमें सबके बीच में गैप भी r का रखना है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है जिसमें चार्जेस भी ज्यादा हो और गैप भी r रहे सबके बीच में। तो हमने ये 2 चार्जेस का सिस्टम देखा और 4 चार्जेस का सिस्टम देखा। इसमें तो मैक्सिमम आएगी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही एनर्जी बन पाएगी, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। इसमें पेयरिंग तो ज्यादा है, लेकिन चार्ज फिर इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेंगे, तो इनके बीच में हमारा एक सिस्टम और लाई करता है, ऐसे ट्रायंगुलर, कि इसमें हम जो क्यू चार्जेज है वो r डिस्टेंस पे है हमारे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया हमने। तो 3 चार्जेस और सब के सब r डिस्टेंस पे है। क्या ये ठीक है, हाँ ठीक है, कोई सा भी चार्ज पेयर उठा लो, सारे के सारे r डिस्टेंस दूर है। तो ये कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली, लेकिन क्या ये मैक्सिमम एनर्जी देगा,
मैक्सिमम एनर्जी कब आई, जब हमारे पेयरिंग में मैक्सिमम हो। तो इसमें तो 3 ही पेयरिंग हो पाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चार्ज इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। वो चार्ज मतलब ये अगर सरफेस पे है मेरा ट्राइंगल, तो वो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी हर एक पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है। ओके, तो ये चार्ज भी मेरा क्या है, हर पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है कि हर एक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये वाला जो सिस्टम है, 4 चार्जेस, तो पेयरिंग भी मेरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएंगे, और हर एक चार्ज r डिस्टेंस भी दूर है। तो क्या मैं एक और चार्ज भी इंक्लूड कर सकता हूँ इसमें, जैसे मैंने ये ऊपर चार्ज रखा है, ऐसे ही मैं एक इसके नीचे की तरफ भी चार्ज रख लेता हूँ, r डिस्टेंस दूर। हो सकता है ये नहीं हो सकता बच्चों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला चार्ज, इन चार्जेस से तो r डिस्टेंस दूर है, लेकिन इस वाले चार्ज से तो ये डबल डिस्टेंस दूर हो गया ना। ये वाला चार्ज ऊपर की ओर है, ये वाला चार्ज नीचे की ओर है, तो इनके बीच में आपस में जो गैप है वो तो 2r के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, हमारे सिर्फ 4 चार्जेस का ही सिस्टम बन पाएगा, और 3 तो मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रहेंगे, एक मेरा ऊपर रहेगा। ये पिरामिड वाली शेप बन गई, ये मेरी बच्चों इस टाइप की शेप बन गई। इसमें एक चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है टॉप पे, एक चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये जो पिरामिड वाली शेप है, इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे मेरा चार्ज रखा हुआ, कहीं भी देखो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे मेरे चार्जेस रखे हुए हैं। ऐसे ही ये वाला जो फेस है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके भी तीनों कॉर्नर्स पे मेरे चार्ज रखे हुए हैं। सेम फॉर दिस वन और सेम फॉर दिस बॉटम वन। तो हर एक चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है, और हमने मैक्सिमम चार्ज भी बना लिए। ठीक है, जितने चार्ज ज्यादा उतनी ज्यादा पेयरिंग पॉसिबल, और सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट है। तो इस सिस्टम के लिए हमारी जो एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम एनर्जी आएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और सिस्टम पॉसिबल ही नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम नहीं आएगी फिर। तो इसमें क्या है, कितने पेयरिंग हो सकती है, 3 तो बॉटम वाले और 3 टॉप के साथ में पेयरिंग पॉसिबल है, तो टोटल 6 पेयरिंग हो सकती है इसमें। तो एनर्जी क्या बनेगी 6 पेयर्स के लिए, और हर एक पेयर की एनर्जी क्या आ रही है, k/r। तो ये मेरी क्या बनेगी, नेट मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा ढंग से बनाओ तो ऐसा बन जाएगा। क्यू 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 क्यू, ये r डिस्टेंस है, ये भी r है। तो ये जैसे मैंने ये बताया था, पिरामिड वाली शेप बनेगी। ओके, अब जल्दी से बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दिमाग लगता है इसमें, क्योंकि एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ थी, वो सिस्टम निकालना जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी आएगी और सारे चार्जेस इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक, मोस्टली बच्चे कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, या तो वो सिर्फ ट्राइंगल ले लेते हैं, तो या फिर वो गलती से रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर लेके उसमें एनर्जी निकाल लेते हैं।
स्क्वायर में सारे इक्वी डिस्टेंट नहीं होते, डायगोनल वालों का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसमें क्या बताया बच्चों कि स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है। हम इस क्यू नॉट चार्ज को सेंटर से उठा के इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस शिफ्टिंग में। तो जैसे कि आपको बताया था वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। किसी चार्ज को, अब यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को शिफ्ट करा रहे हैं तो क्यू नॉट लिख लेता हूँ। क्यू नॉट चार्ज को मैं अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाता हूँ तो मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी क्या बचा हमारा, क्यू चार्ज को मैं यहां से लेके इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, तो वी एट सेंटर माइनस वी एट इन्फिनिटी। सेंटर पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, और जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है, इनका डिफरेंस मेरा क्या बनेगा, डेल्टा वी। और क्यू नोट को जब डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इतना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा। अब हम क्या जानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं, तो ये क्या आएगा, वी एट सेंटर माइनस जीरो, यानी कि क्यू नोट वी एट सेंटर, ये बनेगा मेरा वर्क डन। अब मेरे को वी एट सेंटर निकालना है कि सेंटर पे मेरा पोटेंशियल क्या बनेगा। अब इस क्यू नॉट चार्ज को भूल जाओ बच्चों, हमें बस यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है क्या बने। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, और सेंटर पे पोटेंशियल देखना है इन क्यू चार्जेस की वजह से। तो एक चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर ये डिस्टेंस होगा, और आर किसके बराबर होता है, अगर साइड मेरी एल है तो ये पूरा क्या बनता है मेरा, एल अंडर रूट टू। ये बच्चों बोल जाओ गलत दे दिया, तो ये पूरी साइड मेरी एल अंडर रूट टू बनेगी। तो सेंटर तो मेरा हाफ में ही आ जाएगा ना, हाफ डिस्टेंस क्या बनेगा, एल रूट टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या बनेगा, एल बाय रूट टू। तो मेरा पोटेंशियल क्या बना, एक चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई एल बाय अंडर रूट टू। अंडर रूट टू ऊपर जाएगा तो क्या बना, के क्यू बाई एल। ये बना मेरा एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब ये वाला चार्ज जो है वो भी तो सेम डिस्टेंस दूर है ना सेंटर से, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो भी तो इतना ही बनेगा। सेम फॉर थर्ड वन, थर्ड वाला चार्ज भी तो इतना ही पोटेंशियल बनाएगा, ऐसे चौथा चार्ज भी इतना ही पोटेंशियल बनाएगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय एल अंडर रूट टू। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, 4 रूट टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को क्यू नॉट चार्ज को सेंटर से इन्फिनिटी लेके जाने में। ठीक है बच्चों, आई होप सारे क्वेश्चंस सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। जितना खुद से करके देखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में, कैपेसिटर्स कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम।